नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आप सभी का आईबीसी 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजस्थान में आज मतदान, 199 विधानसभा सीटों पर होगी वोटिंग। ईवीएम में कैद होगी 1875 प्रत्याशियों की किस्मत। आज से 3 दिन तेलंगाना दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। अलग अलग जगहों में करेंगे चुनाव प्रचार और कुमार रेड्डी और रंगा रेड्डी में भरेंगे हुंकार। तेलंगाना में चुनाव प्रचार करेंगे छत्तीसगढ़ के दिग्गज। सीएम भूपेश आज से 2 दिन तक करेंगे सभा। दीपक बैज और मंत्री कवासी लखमा भी करेंगे प्रचार। राहुल गांधी आज चुनाव आयोग को देंगे जवाब। पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर दिया था नोटिस। राहुल ने कहा था पनौती और जेब कतरा। प्रमोशन में आरक्षण मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को हाईकोर्ट से झटका। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की मांग की खारिज। आरक्षण पर लगी रोक के आदेश को रद्द करने की थी मांग। महादेव सट्टा ऐप के आरोपी असीम दास और भीम सिंह को भेजा गया जेल। 1 हफ्ते की न्यायिक रिमांड बढ़ी। 1 दिसंबर को दोबारा होगी मामले में सुनवाई। और खरगोन में डंपर की टक्कर से बाइक सवार महिला और 2 बच्चों की मौत। पति और 1 बच्ची घायल। नर्मदापुरम में 1 की मौत। इधर पत्थल गांव में हादसे में 3 घायल। छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पात जारी। मनेन्द्रगढ़ में घूम रहा 55 हाथियों का दल। डर से टावर पर चढ़े लोग। कोरबा में हाथी ने ट्रैक्टर में की तोड़फोड़। वाहन छोड़कर भागा ड्राइवर। उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू खराबी के चलते ड्रिलिंग रुकी। आज श्रमिकों के बाहर आने की उम्मीद। इजरायल हमास युद्ध विराम का आज तीसरा दिन। हमास ने छोड़े 25 बंधक, बदले में 39 फिलिस्तीन कैदियों की रिहाई। सीज फायर खत्म होने के बाद फिर हमला करेगी इजरायली सेना। और हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से 3 दिवसीय तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दौरा है। वहीं दूसरी खबर है, पीएम मोदी आज तेलंगाना में 2 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। हमास ने 25 बंधक छोड़े हैं और बदले में 39 फिलिस्तीन कैदी भी रिहा किए। चौथी खबर है, सीज फायर खत्म होने के बाद फिर हमला करेगी इजरायली सेना। और 5वीं खबर है, सत्येंद्र जैन के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज सुनवाई होगी। 6वीं खबर होगी, इलेक्टोरेट बॉन्ड से पार्टियों का चंदा 10 गुना तक बढ़ा है। और जम्मू कश्मीर आतंकी ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। और अब खबरें देखते हैं विस्तार से। और बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की बड़ी खबर, जहां उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू का आज 14वां दिन है। ऑगर मशीन को टनल से बाहर निकाला गया। बार मशीन खराब होने से ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि 2 नए प्लान पर विचार किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। पहले प्लान की अगर बात करें तो यह है कि फंसे मजदूरों से मलबा हटवाया जाए। वहीं दूसरे प्लान की अगर बात करें तो मैनुअली पाइप के अंदर से खुदाई हो। ये दूसरा प्लान है। उत्तरकाशी टनल में 14 दिन से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के सीएम ने अधिकारियों से बातचीत भी की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार हालत पर नजर बनाए हुए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आज 14वां दिन है और लगातार उम्मीद की जा रही है, हर दिन कोशिश भी की जा रही है कि जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाए। बार मशीन खराब होने की वजह से अब फैसलों में परिवर्तन किया जा रहा है। 2 नए प्लान यहाँ पर बनाए गए हैं। दूसरा प्लान ये है कि मैनुअली पाइप के अंदर से खुदाई हो। मॉक ड्रिल भी इसके पहले की गई थी, लेकिन कई बार कई मशीनों का प्रयोग भी किया गया। और इसके बाद आपको ये भी बता दें कि लगातार विशेषज्ञों से भी संपर्क किया जा रहा है, ऑनलाइन तरीके से भी और ऑफलाइन तरीके से भी। और हर बार कोशिश की जा रही है कि मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन कई वजह सामने आ रही जिसकी वजह से असफलताएं हाथ लग रही। लेकिन फिर भी लोगों की उम्मीदें लगातार बनी हुई है। और एक बार फिर आपको बता दें कि आज 14वां दिन है और आज भी सभी की निगाहें पूरी तरीके से टिकी हुई है कि मजदूर आज बाहर निकल जाएंगे। उम्मीद लगातार जताई जा रही है। उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू का आज 14वां दिन है। और आईबीसी 24 भी मजदूरों के सकुशल बाहर आने की लगातार उम्मीद करता है, प्रार्थनाएं भी करता है और लगातार लोग भी यही प्रार्थनाएं करें कि सभी मजदूर सकुशल बाहर निकल जाएं।
और अब देखते हैं राजस्थान का रण। तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। राजस्थान की सभी 199 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि 51,507 पोलिंग बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। 26,393 पोलिंग बूथों से वेबकास्टिंग भी यहां पर की जा रही है और आज ईवीएम में 1862 प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो जाएगी। चुनाव में सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 1,71,000 जवान सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। तो राजस्थान में वोटिंग अब शुरू हो चुकी है। इसके पहले भी आपको बता दें कि लगातार दिग्गजों के दौरे का दौर भी यहां पर जारी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, अमित शाह की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, सभी दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और आज जनता जो है वो सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने के लिए वोटिंग यहां पर शुरू हो चुकी है और 199 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं, जिसके लिए आज सुबह से वोटिंग जारी हो चुकी है। और आपको बता दें कि लोग आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने नजदीकी वोटिंग सेंटर पर पहुंच रहे हैं और 26,393 पोलिंग बूथों पर वेबकास्टिंग भी की जा रही है। तो आपको बता दें कि चुनाव में सुरक्षा को लेकर के भी पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं और लगातार जो है पूरी तरीके से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग राजस्थान में शुरू हो चुकी है, यानी कि लगातार जिस तरीके से प्रचार प्रसार यहां पर किया जाता है, जो उन सभी मेहनत का फैसला, दोनों ही पार्टियों की मेहनत का फैसला जनता यहां पर कर रही है और 51,507 पोलिंग बूथ यहां पर बनाए गए और 26,393 पोलिंग बूथों से वेबकास्टिंग की जा रही है। और अब दिल्ली से एक बड़े हादसे की खबर आपको दिखाते हैं, जहां दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। कंस्ट्रक्शन के दौरान दीवार गिर गई, पास में खेल रहे बच्चों पर ये दीवार गिरी और एक बड़ा हादसा हो गया। 2 बच्चों की इसमें मौत हो गई। एक बच्ची जो है वो बुरी तरीके से घायल बताया जा रही है, जिसे जल्द से जल्द अस्पताल रेफर किया गया और वहां पर उसका इलाज जारी है। तो पास में खेल रहे बच्चों पर ये दीवार गिर गई। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2 बच्चों की इसमें मौत हो गई और एक बच्ची बुरी तरीके से घायल बताया जा रही है। कितना दर्दनाक ये हादसा था। और दिल्ली से ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, एक बड़े हादसे की, जहां कंस्ट्रक्शन के कार्य के बीच दीवार के गिरने से एक बड़ा हादसा हुआ है। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां इटावा में पुलिस और अपराधी के बीच एनकाउंटर की खबर है। जो एनकाउंटर में अपराधी आरिफ घायल हुआ है। पुलिस ने आरिफ को गिरफ्तार कर लिया है। हथियार और गाड़ी भी जब्त की गई है। जानकारी अब तक सामने आई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां इटावा में पुलिस और अपराधियों के बीच यहां पर मुठभेड़ हुई और बताया ये जा रहा है कि एनकाउंटर में अपराधी आरिफ घायल हुआ है। पुलिस ने आरिफ को गिरफ्तार भी कर लिया और हथियार और गाड़ी भी इसी के साथ जब्त किए। फिलहाल आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले पर जारी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। एनकाउंटर में अपराधी आरिफ घायल हुआ है बताया जा रहा है, लेकिन जानकारी ये भी सामने है कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे के इस पूरे मामले पर कार्रवाई जारी है। तो उत्तर प्रदेश के इटावा से ये इस वक्त की बड़ी खबर। हथियार और गाड़ी भी इसी के साथ जब्त कर ली गई है और आरिफ को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। आगे भी जांच पड़ताल इस पूरे मामले पर जारी है, कार्रवाइयां जारी है। अगली खबर भिलाई से आपको दिखाते हैं, जहां बीएसपी के इस्पात भवन में तांडव मचाने वाली इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की एजीएम प्रियंका हुरो को बीएसपी प्रबंधन ने सस्पेंड कर दिया है। बता दें आपको कि गुरुवार दोपहर को इस महिला अधिकारी ने ऑफिस में जमकर उत्पात मचाया था। एजीएम ने महिला ट्रेनी के सिर पर भी टिफिन से वार किया और इसी के साथ ही दफ्तर में कंप्यूटर, सीसीटीवी कैमरा तोड़ने और सीआईएसएफ के जवानों से बदतमीजी सहित कई दस्तावेजों में पानी डालने जैसी हरकतें की। इस महिला अधिकारी के उत्पात से दहशत में आए कर्मियों ने इसकी शिकायत की। वही महिला की सारी हरकतें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और खूब वायरल भी हो रही है, जिसके बाद बीएसपी प्रबंधन ने इस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। और इधर जिस ट्रेनी को महिला अधिकारी ने सिर पर वार किया था, उसने अपनी शिकायत वापस भी ले ली है। बता दें आपको कि इस महिला अधिकारी ने 2021 में भी इसी तरह का उत्पात मचाया था, लेकिन उस वक्त इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। बताया ये भी जा रहा है कि महिला का पति भी बीएसपी में अधिकारी है, लेकिन वह अपने पति के साथ नहीं रहती है। फिलहाल प्रबंधन पूरे मामले की जांच कर रहा है।
और अब पत्थलगांव से आपको तेज रफ्तार का कहर दिखाते हैं, जहां कार और लोडिंग वाहन में जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बगीचा थाना क्षेत्र के सेमाडी गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की पत्थलगांव से आपको दिखा रहे हैं, जहां कार और लोडिंग वाहन में जोरदार टक्कर हुई है और हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल उन्हें अस्पताल में रेफर किया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। बगीचा थाना क्षेत्र के सेमाडी गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो पत्थलगांव से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है और किस तरीके से स्पीड पर नियंत्रण नहीं रखने से कैसे हादसे हो सकते हैं, ये आप साफ तौर पर इन तस्वीरों से भी अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि गाड़ियों के परखच्चे पूरी तरीके से यहाँ पर उड़ गए। साथ ही 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जारी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां कार और लोडिंग वाहन में जोरदार टक्कर हुई। फिलहाल जो तस्वीर आप देखिए, रात की ये पूरी घटना बताई जा रही है और वहां पे स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। और एक बार फिर से IBC 24 अपने दर्शकों से अपील करता है कि स्पीड पर नियंत्रण रखें। इधर नर्मदापुरम से बड़ी खबर, जहां ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी है। हादसे में एक की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। माखन नगर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। तो पत्थलगांव के बाद अब नर्मदापुरम में भी तेज रफ्तार का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और एक बार फिर से आपको बता दें कि ट्रक ने यहां पर बाइक को टक्कर मार दी है और हादसा इतना दर्दनाक था कि एक की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। माखन नगर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। फिलहाल एक की हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में रेफर किया गया और वहां पर उसका इलाज जारी है। तो माखन नगर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इधर खरगोन के पीपल झोपा इलाके में शुक्रवार को तेज रफ्तार डंपर ने सामने से आ रही एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार मां समेत 2 बच्चों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पिता और एक मासूम बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। और आपको बता दें कि घटना के बाद परिजनों ने ग्रामीणों के साथ प्रदर्शन कर मुआवजे की भी मांग की है और खराब सड़क की भी सुधार की मांग की। वहीं घटना की सूचना पर SP धर्मवीर सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इधर भगवानपुरा के विधायक केदार डाबर ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और उन्हें शासन प्रशासन से हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। हल्ला घाटी में पीपल झोपा के पास में तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मारी। मौके पे बच्चे की मां और 2 बच्चे स्पॉट पे डेथ हो गई है और जो एक बच्ची है वो भी सीरियस है और जो बाइक चलाने वाला था वो उनके भी पैर फ्रैक्चर हुआ। उपचार के लिए आवश्यक निर्देश दिए सिविल सर्जन को बुला के संबंधित डॉक्टर को, और निश्चित तौर पे शासन को चाहिए कि उसको तत्काल इलाज के साथ साथ उस परिवार को मुआवजा, उचित मुआवजा तत्काल दिया जाए। तो 2 घायल युवक पहुंचे हैं यहाँ पर, जिनका कि इलाज जारी है। सूचना प्राप्त हुई है कि इसमें कुछ जनहानि भी हुई है। अभी चूँकि उनका यहाँ पर अस्पताल में सूचना प्राप्त नहीं हुई है, बाकी आगे की कार्रवाई की जा रही है। इधर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक बच्चे को जन्म देने के बाद एक महिला लापता हो गई। महिला दोपहर के समय धूप सेकने गई हुई थी, जहां से गायब हो गई, जिसके बाद परिजनों ने महिला के गायब होने की सूचना अस्पताल प्रबंधन और पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने शहर के दुर्गा मंदिर के पास महिला को अचेत रूप में पाया। पुलिस ने महिला को आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में परिजनों ने महिला की मौत पर संदेह जताया है और पुलिस से जांच की मांग की है। वहीं पुलिस ने भी केस दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। सुबह डिलीवरी हुआ 6:30 बजे। इसके बाद 8 बजे मैं देखा बाहर निकली थी घाम तपाने, तो इसके बाद मैं ऊपर गया पर्ची उर्ची बनवाने। उसके बाद तो देखते नहीं किया है कहाँ गई। इसके बाद खोजने लगे, मेरे को बुलाए, बोले कि डेड बॉडी आया है दुर्गा मंदिर के पास। पता नहीं उतना दूर कैसे पहुंच जाएगी, जब ठीक से चल नहीं पा रही थी। पुलिस कंट्रोल रूम को खबर मिली किसी नागरिक से कि यहाँ पे एक महिला बेहोश पड़ी है, तो पुलिस पार्टी 112 की टीम और 108 एम्बुलेंस बुला करके महिला को जिला अस्पताल भर्ती कराए थे, जहां डॉक्टर लोग उसको परीक्षण को प्रांत मृत घोषित कर दिए। तो अभी इसी जांच का विषय है, PM रिपोर्ट में क्लियर हो पाएगा। परिजनों से पता कर रहे हैं, अगर 9 व्यक्ति है तो इसकी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से इसके मर्ग की जांच कराई जाएगी।
आपको राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां मतगणना से पहले एमपी सरकार एक बार फिर से कर्ज लेगी। आपको बता दें कि 28 नवंबर को 2000 करोड़ का सरकार कर्ज लेगी और इस साल 38,500 करोड़ का खर्च यानी कि कर्ज जो है वो सरकार पहले ले चुकी है। आचार संहिता लागू होने के बाद 3 बार एमपी सरकार कर्ज ले चुकी है। अक्टूबर में 4000 करोड़ का कर्ज सरकार ने लिया था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि अब तक सरकार कितना कर्ज ले चुकी है। तो इस साल 38,500 करोड़ का कर्ज सरकार पहले से ही ले चुकी है और एक बार फिर से ये जानकारी सामने आ रही कि सरकार एक बार फिर से कर्ज यहाँ पर मतगणना से पहले यानी कि अक्टूबर में कर्ज लेने वाली। और इसी के साथ बता दें कि अक्टूबर में 4000 करोड़ का कर्ज सरकार ने पहले ही लिया था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी भोपाल से आपको दिखा रहे हैं, जहां मतगणना से पहले एक बार फिर से मध्य प्रदेश सरकार कर्ज लेगी। 28 नवंबर को 2000 करोड़ का सरकार ने कर्ज लेने वाली है और इस साल 38,500 करोड़ का कर्ज सरकार पहले से ही ले चुकी है। तो आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार 3 बार कर्ज ले चुकी है, ये बताया जा रहा है। एक बार फिर से मतगणना के पहले मध्य प्रदेश सरकार कर्ज लेगी। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचे, जहां महाकाल मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। पत्नी के साथ महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए थे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अपनी पत्नी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें जो आप देख सकते हैं उज्जैन के महाकाल लोक की ये तस्वीरें हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ अक्सर उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए आते रहते हैं और मतगणना से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ पहुंचे हुए हैं। तो उज्जैन से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उज्जैन के महाकाल लोक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की और इसी के साथ ही आरती में भी हर बार की तरह वो शामिल हुए। तो तस्वीर आप देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं और भारी संख्या में आम जनता भी यहाँ पर मौजूद है और हर बार की तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की, साथ ही आरती में भी वो सम्मिलित हुए। तो अपने परिवार के साथ अक्सर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचते रहते हैं और एक बार फिर से ये तस्वीर सामने आई है जिसमें वो अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ पूजा अर्चना करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो पारंपरिक तरीके से और यहाँ पर आरती में मुख्यमंत्री हर बार शामिल होते हैं। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिवसीय तेलंगाना दौरे की। तो अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार करेंगे और आज कमार रेड्डी में प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रंगा रेड्डी में भी सभा को संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 3 दिवसीय तेलंगाना दौरे पर है और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके लिए वो 3 दिवसीय तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। और आज की अगर बात करें तो कमार रेड्डी में वो प्रचार प्रसार करेंगे। सभाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो अब मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद अब पूरी तरीके से दोनों ही पार्टियां तेलंगाना में कमर कसती हुई नजर आ रही है, यानी कि प्रचार प्रसार में लगातार तेजी यहां पर ला दी गई, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और अलग अलग जगहों पर वो चुनाव प्रचार करेंगे, सभाओं को संबोधित करेंगे। तो आज कमार रेड्डी में प्रचार प्रसार करेंगे। इसी के तहत रंगा रेड्डी में भी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो दोनों ही पार्टियों के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है। चुनाव प्रचार प्रसार में लगातार सभाओं को संबोधित किया जा रहा है, जिसके तहत 3 दिवसीय तेलंगाना दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान वो अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार करेंगे, सभाओं को संबोधित करेंगे। तो
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ छत्तीसगढ़ के दिग्गज भी तेलंगाना में चुनाव प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज तेलंगाना में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीसीसी चीफ दीपक बैच आज तेलंगाना जाएंगे। तेलंगाना में 30 नवंबर को सभी 119 सीटों पर मतदान होने हैं और 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, जिसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। लगातार दिग्गज जो है वो चुनाव प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले हमने आपको जानकारी दी थी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय तेलंगाना दौरे पर है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के दिग्गज भी अब पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और मतदान के पहले प्रचार प्रसार में तेजी ला दी गई है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी तेलंगाना में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और अब देश की राजधानी दिल्ली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां चुनाव आयोग को राहुल गांधी जवाब देंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पनौती और जेब कतरे जैसी टिप्पणियों पर उन्हें नोटिस जारी किया गया था। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को एक नोटिस जारी किया था, जिसका आज वो जवाब देंगे और सभी की निगाहें उनके जवाब पर आज टिकी हुई रहेंगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल था, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टीम इंडिया के लिए पनौती कहते हुए नजर आ रहे थे और आपको बता दें कि इसके बाद उन्हें नोटिस जारी किया गया था, जिसका आज वो जवाब देंगे। वहीं छत्तीसगढ़ भाजपा नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन आयोग से बीजापुर और दुर्ग कलेक्टर की शिकायत की है। भाजपा सांसद विजय बघेल के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना कंगाले से मुलाकात की। इसमें उन्होंने पाटन के प्रत्याशी भूपेश बघेल की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की है। भाजपा ने कहा कि सीएम बघेल ने चुनाव प्रचार थमने के बाद 16 तारीख को भी प्रचार कर कानून का उल्लंघन किया। महेश गागड़ा ने बीजापुर के कलेक्टर को भी मतगणना से पृथक करने की मांग की। आरोप है कि मतदान के दौरान कलेक्टर लगातार कांग्रेस विधायक के संपर्क में रहे। भाजपा ने पूर्व में इस मामले में शिकायतों के दस्तावेज भी सौंपे हैं। भाजपा के आरोपों पर मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि बीजेपी चुनाव हार चुकी है, इसलिए शिकवा शिकायत कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की स्थिति खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी है। कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री जैसे पद पर होते हुए जिन्होंने चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई है और उनके साथ जेड प्लस की सुरक्षा है, पुलिस के पहरे में अपने साथियों के साथ पूरे झंडे और ढोल ढमाकों के साथ जिन्होंने प्रचार प्रसार किया है, मतलब चुनाव आयोग का मजाक बना के रख दिया है। ऐसे कृत्य करने वाले भूपेश बघेल की उम्मीदवारी खत्म की जाए और उनको 2 साल की कारावास हो, ये हम चाहते हैं, हम मांग की है। अभी देखिए लगातार वो विधायक के निवास भी जा रहे हैं और विधायक लगातार कलेक्टर साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो हमको लगा कि जिस चुनाव उन्होंने डिस्टर्ब करने की पूरा कोशिश किया, लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आ रहा और काउंटिंग से पहले कि उनको हटाया जाए। दावे करने वाले बाहर रोज शिकायतें नहीं करते। आज छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको नकार दिया, इस बात को समझ रहे हैं। रमन सिंह जी को अंतरतम में पूछ लीजिए, वो खुद बताएंगे कि हम हार रहे हैं, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को सांत्वना देने के लिए भले वो बोल रहे हैं, उनका दिल नहीं गवाही दे रहा है कि वो जीत रहे हैं। और अब आपको बताते हैं इजरायल और हमास का अपडेट। तो आपको बता दें कि इजरायल और हमास ने एक दूसरे की बंधक छोड़े हैं। हमास ने 25 बंधकों को रिहा किया है। इजरायल ने 39 कैदियों को रिहा किया है और दोनों तरफ से कैदियों को रिहा किया गया है। दोनों देशों के बीच अभी सीज फायर की स्थिति बनी हुई है और इसी वजह से दोनों ही देशों ने एक दूसरे के बंधकों को यहाँ पर छोड़ा है। और आपको आंकड़े भी अगर एक बार फिर से बताएं तो इजरायल और हमास ने एक दूसरे के बंधक छोड़े हैं, जिसमें हमास ने 25 बंधकों को रिहा किया। वहीं इजरायल की अगर बात करें तो इजरायल ने 39 कैदियों को रिहा किया है। दोनों तरफ से कैदियों को रिहा किया गया है और दोनों ही देशों के बीच अभी सीज फायर चल रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, बड़ा अपडेट भी। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर आप देखिए, जहां हमास ने 25 बंधकों को रिहा किया, जिसकी वजह से उनके परिजनों में खुशी की लहर यहां पर देखी जा रही है। दूसरी तरफ आप देखिए, जहां इजरायल ने भी 39 कैदियों को रिहा किया और यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह की उत्साह और खुशी की लहर लोगों में देखने को मिल रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट रचना नितेश के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।